सीज फायर के दूसरे दिन हमास ने देर रात इजरायली बंधकों के दूसरे बैच को रिहा कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक युद्ध विराम समझौते के तहत अदला बदली के दूसरे दौर में हमास ने 13 इजरायलियों और 4 विदेशियों को रिहा किया। हमास ने जिन 13 इजरायलियों को छोड़ा उनमें 8 बच्चे, 5 महिलाएं, जिनमें 3 बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है। इजरायली बंधकों को लाने के लिए रेड क्रॉस कर्मचारी गाजा पहुंचे, जहां हमास के आतंकियों ने एक एक कर 13 इजरायलियों और थाईलैंड के 4 नागरिकों को उनको सुपुर्द कर दिया। इस दौरान एक इजरायली युवती पैरों में प्लास्टर और बैसाखी के सहारे आगे बढ़ती नजर आई, जिसे हमास के आतंकवादियों ने सहारा दिया और रेड क्रॉस की गाड़ी में बिठाया। जिसके बाद रेड क्रॉस के कर्मचारी रिहा किए गए सभी 17 बंधकों को लेकर राफा बॉर्डर की ओर निकल गए। राफा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी पहले से मौजूद थे, जिन्होंने बंधकों की गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर दिया। सड़क पर खड़े इन फिलिस्तीनियों ने नारेबाजी की और बंधकों की तस्वीरें खींचते नजर आए। समझौते के तहत बंधकों को सकुशल इजराइल लाने की जिम्मेदारी रेड क्रॉस कर्मचारियों की होती है, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। रेड क्रॉस कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ बंधकों को लेकर रवाना हुए और राफा बॉर्डर से होते हुए जैसे ही बंधक इजराइल की सीमा में दाखिल हुए, आईडीएफ की गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया, जबकि मौके पर एम्बुलेंस मेडिकल सहायता के लिए खड़े नजर आए। लेकिन रेड क्रॉस की गाड़ियों से सभी 17 बंधकों को स्पेशल बसों में बिठाया और पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें सड़क मार्ग से नजदीकी इजरायली शहर की ओर ले जाया गया, जहां से हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन्हें तेल अवीव के रमत गान शहर लाया गया, जहां बसों से भी बंधकों को मेडिकल चेकअप के लिए रमत गान स्थित शेबा मेडिकल सेंटर लाया गया। यहाँ सभी बंधकों का प्राथमिक उपचार किया गया, जबकि अस्पताल के मुताबिक रिहा हुए 17 बंधकों में से एक युवती को छोड़कर बाकी पूरी तरह फिट हैं। अस्पताल के मुताबिक 21 साल की इजरायली नागरिक माया रेगेव स्थिर हैं, लेकिन उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही वो घर जा पाएंगी। वहीं जो लोग 50 दिन बाद अपनों से मिले, वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सके। खास तौर पर वो माता पिता जिनके छोटे छोटे बच्चे आतंकी संगठन हमास के कब्जे में थे। लिहाजा जैसे ही इन अभिभावकों ने अपने बच्चों को देखा, बाहें फैलाकर उन्हें खुद में समेट लिया। एमिली के पिता थॉमस हैंड की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। 7 साल पहले अपनी पत्नी को खो चुके थॉमस हैंड ने अपने इकलौते सहारे और जीने की वजह को आंखों के सामने देखा तो रो पड़े। थॉमस हैंड ने हमास की कैद से रिहा हुई अपनी 9 साल की बेटी एमिली हैंड को गले से लगा लिया और रोने लगे। वहीं 13 साल की हिला रोटेम को लेने के लिए उनके अंकल पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी भतीजी को गले लगा लिया, जबकि हमास की कैद से रिहा हुई हिला रोटेम अपने अंकल से लिपटकर रोने लगी। दरअसल हमास ने हिला रोटेम को तो रिहा कर दिया, लेकिन उसकी मां राया को नहीं छोड़ा, जबकि हमास के साथ समझौते की एक शर्त ये भी थी कि रिहा होने पर किसी भी बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए। यही नहीं, इजरायली सेना ने आतंकी संगठन हमास पर बंधकों की रिहाई में देरी करने का आरोप लगाया। इजरायल ने कहा कि बंधकों की रिहाई के दूसरे चरण को हमास ने जानबूझकर लंबा खींचा। जबकि शनिवार को एक वक्त ऐसा भी आया जब इजरायली सेना ने सीज फायर खत्म कर दोबारा युद्ध का शंखनाद करने की तैयारी कर ली। बंधकों की रिहाई में देरी के बाद इजरायल ने हमास को आधी रात तक का वक्त देते हुए कहा कि समझौते के तहत बंधकों को रिहा करो, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि ये संकट उस वक्त खत्म हो गया जब देर से ही सही, लेकिन हमास ने 17 बंधकों को रिहा कर दिया। लेकिन हमास ने ये भी माना कि उसने बंधकों को छोड़ने में जानबूझकर देरी की। हमास ने इजरायल पर समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। हमास ने दावा किया कि इजरायल राहत सामग्री से भरे ट्रकों को नॉर्थ गाजा में एंट्री की इजाजत नहीं दे रहा। ونؤكد أن الاحتلال حتى اللحظة لم يلتزم بتنفيذ كامل البنود والمعايير في اتفاق الهدنة، سواء بخصوص الخروقات الأمنية وإطلاق النار على أبناء شعبنا أو عدد شاحنات الإغاثة المفترض وصولها لشمال القطاع أو التلاعب بأسماء ومعايير। इजराइल हमास की तल्खी के बीच में वेस्ट बैंक से एक बार फिर जश्न की तस्वीरें सामने आई। लोग पटाखे फोड़ते, सड़कों पर डांस करते और फिलिस्तीन का झंडा लहराते नजर आए। दरअसल इस खुशी की वजह थी दूसरे चरण में उन 39 फिलिस्तीन कैदियों का रिहा किया जाना जो पिछले कई सालों से इजराइल की जेलों में बंद थे। वेस्ट बैंक के अल बिरेह में सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों ने इजराइल की जेलों से रिहा किए गए 39 कैदियों का स्वागत किया। हाथों में फिलिस्तीन और हमास के झंडा लिए लोगों ने इन्हें कंधे पर बिठाकर घुमाया और नारेबाजी की। हालांकि इससे पहले इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों के बीच वेस्ट बैंक की जेल के पास मुठभेड़ भी हुई। इजरायली सेना ने जेल के नजदीक आतिशबाजी कर रहे लोगों को पहले भगाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो आईडीएफ को मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जिसकी वजह से एक फिलिस्तीनी घायल हो गया।
इसके अलावा इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के दूसरे इलाकों में भी रेड की। कई जगहों पर इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच में संघर्ष भी हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 7 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दरअसल इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जनिन में रेड मारी। यहाँ लोगों के साथ उसका संघर्ष हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर जगह जगह आग लगी हुई और सन्नाटा पसरा नजर आया। इस बीच गाजा में तैनात IDF जवानों से मिलने पहुंचे इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सभी बंधकों की रिहाई और हमास के सफाए तक उनका मिशन नहीं रुकने वाला। וגם בין הפעולה שלכם לבין הבאת חטופים. זה התהליך. לוח הזמנים להפוגה הוא קצר. זה לא ייקח שבועות. ייקח ימים, קצת יותר, קצת פחות. כל המשך משא ומתן יעשה תחת אש. इजरायली रक्षा मंत्री ने सैनिकों से मुलाकात के दौरान ये भी कहा कि हमास पर दबाव बढ़ाने का ही नतीजा है कि वो बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया, लिहाजा भविष्य में उस पर और ज्यादा दबाव बनाया जाएगा। संघर्ष विराम और कैदियों की अदला बदली के बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास और ईरान पर निशाना साधा। बेंजामिन नेतन्याहू ने द यरूशलेम पोस्ट में एक लेख लिखा। इस लेख के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू ने न सिर्फ हमास और उसका साथ दे रहे ईरान को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खतरे से अलर्ट भी किया। उन्होंने द यरूशलेम पोस्ट में लिखा कि अगर हमास ईरान जीत गए तो अगला नंबर बाकी देशों का होगा। कुछ लोगों को लगता है कि बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। निश्चिंत रहिए, इजराइल लड़ेगा और इस युद्ध को खत्म करके दम लेगा। हमास ईरान की ओर से बनाए गए शैतानी धुरी का एक हिस्सा है। ईरान आतंकियों को पूरे मिडिल ईस्ट और उसके बाहर हथियार और ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के वाकये को होलोकास्ट के बाद सबसे बड़ी बर्बरता बताते हुए दुनिया के सभी देशों से सवाल भी पूछा कि क्या हम बेहतर भविष्य के लिए लड़ने को तैयार हैं या अत्याचार और आतंक के सामने सरेंडर कर दें। Z News।